स्टार्ट करते हैं बीएड ऑनलाइन सीरीज के अंतर्गत थर्ड सेशन, जिसमें हम लोग एजुकेशन एवं टीचिंग के बारे में जो है अभी डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था टीचिंग, है ना। शायद ये वाली स्लाइड चल रही थी लास्ट टाइम पे, इस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। हाँ, ये टीचिंग वाला जो है परिभाषाएं वगैरह हो चुकी थी। आज चलते हैं अपने थर्ड सेशन में, और थर्ड सेशन के अंतर्गत हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। टीचिंग में एक दो कॉन्सेप्ट और हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, है ना। तो उसमें हम आज डिस्कशन करेंगे सबसे पहले शिक्षण के प्रकार पर, है ना। शिक्षण जो है, शिक्षण यानी कि टीचिंग, यानी कि एक टीचर क्लास में जो पढ़ाता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार की टीचिंग होती है, अलग अलग टीचिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, है ना। तो जैसे कि इसमें हमने लिखा हुआ है कि शिक्षण, देखिए शिक्षण को अनेक तरह से, शिक्षण और शिक्षा को अनेक तरह से वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। तो उसमें जो है जो टीचर होते हैं, टीचर की जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसके आधार पर जो है इसको इन तीन भागों में बांटा गया है। इसके तीन प्रकार बताए गए हैं। पहला है एक तंत्रात्मक शिक्षण, दूसरा है लोकतंत्रात्मक शिक्षण, तीसरा है स्वतंत्रात्मक शिक्षण, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं एक तंत्रात्मक यानी कि ऑटोक्रेटिक टीचिंग, लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक टीचिंग, स्वतंत्रात्मक यानी कि इंडिपेंडेंट, या फिर इसके लिए एक शब्द कहीं कहीं और यूज होता है लेसिस फेयर टीचिंग, है ना। इनको इंग्लिश वर्जन इनका होता है। डिस्कशन करते हैं जो आपकी एक तंत्रात्मक शिक्षण यानी कि जो आपकी ऑटोक्रेटिक क्रेटिक टीचिंग होती है उसके अंतर्गत क्या होता है। तो जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है यानी कि जो एक तंत्रात्मक शिक्षण होता है, उसमें होता क्या है, उसमें जो है शिक्षक जो होता है शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है ना। अभी भारत में जो भी शिक्षण प्रणाली चल रही है उस शिक्षण प्रणाली को माना जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, यानी कि बालक जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। हम बालक की रुचियों क्षमताओं के आधार पर जो है हम अपनी टीचिंग कार्य करते हैं हम लोग अपना। लेकिन जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है इसका केंद्र बिंदु होता है शिक्षक, यानी कि शिक्षक अर्थात टीचर जो पढ़ाना चाहेगा, जो आपके लिए उचित समझेगा, बिना आपको इवेलुएट करे वो पढ़ाएगा और वो आपको पढ़ना है ना। जैसा भी कंटेंट मिले उसे पढ़िएगा, उसे याद करिएगा, अच्छा परफॉर्म करिएगा। तो इस प्रकार टीचिंग बोली जाती है एक तंत्रात्मक या ऑटोक्रेटिक टीचिंग, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें छात्र की सभी क्रियाओं का शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन एवं दिशा प्रदान करी जाती है। बस इतनी केवल बात है कि जो भी है सभी जो है शिक्षक पर ही डिपेंड करता है। आप लोग अपने जो क्लासरूम में टीचिंग करते हो, अगर टीचिंग इस प्रकार की होती है, शिक्षक अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ शिक्षक क्या होते हैं, स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं ना, उनसे बातचीत करते हैं, सब चीज़ें होती हैं। कुछ होते हैं कि केवल अपने काम से मतलब रखते हैं, अपना पढ़ाया अच्छा सा और फिर वापस चले आए, है ना। और कुछ थोड़े और भी ज़्यादा र्यूड टाइप होते हैं, हर तरह के शिक्षक होते हैं। तो उसमें से अगर कोई शिक्षक अपनी क्लासरूम ऐसे चला रहा है जो स्टूडेंट के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं रखता है, यानी कि आज अपना कंटेंट लेके गया और पढ़ा दिया, अपना सिलेबस जो भी था कंटेंट उसका ऑथेंटिक, उसके पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि जो अपना कंटेंट लाया है, ऑथेंटिक कंटेंट लाया है, वही अपना पढ़ा दिया है। स्टूडेंट्स ना ही कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग करी है, ना ही जो है उसको अपनी शिक्षण क्रिया में कहीं इन्वॉल्व किया है, ना ही कहीं बोलने का मौका दिया है। तो जब इस प्रकार की टीचिंग हो कि सिर्फ और सिर्फ टीचर ही क्लास में पूरी तरीके से जो है इन्वॉल्व रहे, स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक श्रोता बनकर रह जाएं, तो उस कंडीशन टीचिंग हम कहते हैं एक तंत्रात्मक शिक्षण, यानी कि ऑटोक्रेटिक टीचिंग, है ना। उसके बाद जब हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक शिक्षण, जब हम लोग बात करते हैं जो कि डेमोक्रेटिक टीचिंग कही जाती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो आपका छात्र होता है उसकी वो उसका केंद्र होता है, उसकी भूमिका बहुत अहम होती है। और इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही मिलकर जो है अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस पद्धति में बालक पाठ्य वस्तु के संबंध में वार्तालाप तथा अशाब्दिक क्रिया कर सकता है ना। तो अगर कोई टीचर थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रखता है क्लास में, स्टूडेंट से थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, और अपनी क्लास में अपने टॉपिक के बाद स्टूडेंट्स को बोलने का भी समय देता है। टॉपिक के बीच में भी अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। तो इस प्रकार की जो टीचिंग होती है, जहाँ पर टीचर के साथ साथ जो है स्टूडेंट भी एक्टिव फॉर्म में रहे, है ना, यानी वो समझ रहा है, समझने में कहीं भी प्रॉब्लम है तो फिर अपनी बात कह सकता है, या उसके पास अपना कोई अलग विचार है तो वो भी कह सकता है। जब इस प्रकार टीचिंग होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग या फिर लोकतंत्रात्मक शिक्षण।
है ना। तो भारतीय जो शिक्षा पद्धति है वो लोकतंत्रात्मक शिक्षण का ही समर्थन करती है। इसी शिक्षण के अंतर्गत जो है स्टूडेंट को जो है शिक्षा का केंद्र माना गया है, और उसकी जो है आवश्यकताओं को, उसकी रुचियों के और उनकी क्षमताओं के आधार पर जो है टीचिंग कराने की बात कही गई है ना। अगला है आपका स्वतंत्रात्मक शिक्षण। स्वतंत्रात्मक शिक्षण क्या होता है? ये भी थोड़ा लोकतंत्रात्मक शिक्षण से थोड़ा हाई लेवल का है। इसमें जो है लोकतंत्रात्मक शिक्षण में भी स्टूडेंट को फ्रीडम होती है अपनी बात कहने की, अपने विचार प्रस्तुत करने की, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है। तो इसमें पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, हमने इसमें लिखा क्या है। स्वतंत्रात्मक शिक्षण पद्धति को मुक्तात्मक शिक्षण पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह शिक्षण पद्धति नवीन शिक्षण पर आधारित है। इसमें बालक दबाव से मुक्त होकर सीखता है ना, दबाव से मुक्त होकर सीखता है। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वो छात्र को रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है ना। तो इसमें होता क्या है कि जो टीचर होता है, टीचर का रोल होता है एक गाइड रोल होता है टीचर का, है ना। टीचर यानी कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अपने साथ अपनी क्लास में बैठने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देता है। वो जो है उनको अन्य जो है प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के माध्यम से स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका ही पूरा पूरा प्रयोग करवाता है ना। और जब स्टूडेंट अपने ही कैपेबिलिटीज़ से जो है अपना कार्य पूरा करता है तो उसे बोल दिया जाता है स्वतंत्रात्मक शिक्षण। और इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर काम इतना होता है कि जो भी काम स्टूडेंट को दिया गया है वो स्टूडेंट अपना काम पूरा करे। उसमें अगर उसे कहीं समस्या हो रही है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में जो है टीचर से डिस्कशन कर सकता है ना। अगर हम इस समय ये कहें कि आप लोगों को जो शिक्षण है वर्तमान में, तो जो वर्तमान समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, आप लोग घर पे हो, ये सब चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं स्वतंत्रात्मक के अंतर्गत ही आएगा। हम पढ़ा रहे हैं वो अलग बात है, पढ़ने के बाद बाकी काम करना सब आप लोगों पर डिपेंड करता है। अपना लेसन प्लान बनाना, है ना, अपनी असाइनमेंट वर्क पूरा करना, ये सब आपका ही काम है। तो वो जो आप काम अपने घर पे कर रहे हो, जिसमें सिर्फ आप हमसे अपना टॉपिक पूछते हो, और टॉपिक पूछने के बाद अगर कहीं कोई अगर प्रॉब्लम होती है, आप कुछ लिख नहीं पा रहे हो, तो हमसे पूछते हो। जब ये वाला ही प्रोसेस आप करते हो अपने असाइनमेंट वर्क में, अपने प्रोजेक्ट वर्क में, अपने लेसन प्लान में, तो उसे हम लोग बोल देते हैं स्वतंत्रात्मक शिक्षण, जहाँ पे लगभग 80-90% आपका ही काम होता है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करना होता है, आपको दिशा निर्देशन देना होता है ना। तो वो हो गया आपका स्वतंत्रात्मक शिक्षण। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के स्तर, है ना, शिक्षण के स्तर, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है आपके क्वेश्चंस जो है आपके सीटेट यूपीटेट में भी बनते हैं। तो जो शिक्षण के स्तर हैं, ये शिक्षा शास्त्रियों ने 3 स्तर बताए हैं। पहला बताया है स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल, दूसरा बताया है बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा बताया है चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। तो जब हम शिक्षण की बात करते हैं, जब हम टीचिंग की बात करते हैं, तो वो टीचिंग 3 स्तरों में बांटी गई है। पहली बोली गई है स्मृति, दूसरी बोध और तीसरी चिंतन, है ना। तो स्मृति स्तर क्या होता है? तो स्मृति जैसे कि आप उसमें, हमने इसका इंग्लिश वर्जन इसमें लिखा भी है मेमोरी लेवल। तो सीधी सी बात है कि जो टीचिंग जो है आपकी मेमोरी को केवल शार्प करे, है ना, बाकी आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करे। और ये वाली जो टीचिंग है, जो इन तीनों, जो 3 स्तर बताए हैं, इन तीनों स्तरों में सबसे लो लेवल टीचिंग मानी जाती है आपकी मेमोरी लेवल टीचिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रटने पर फोकस करना होता है। तो वो आपकी कही जाती है स्मृति स्तर टीचिंग। ये इन तीनों स्तर की टीचिंग में सबसे लो लेवल की टीचिंग जो है मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्तर आता है वो है बोध स्तर। बोध स्तर, बोध को अगर आप अपने जनरल लैंग्वेज में समझना चाहें, तो जो समझ शब्द हम यूज कर रहे हैं, जो समझना आप जिसे कहते हो, चीजें हमारे समझ में आई या नहीं आई, उसी को शिक्षा शास्त्री भाषा में बोध बोला जाता है। इंग्लिश वर्जन अंडरस्टैंडिंग ही है इसका, जो आप लोगों को पता भी होगा। अंडरस्टैंडिंग, आप लोग ये चीजें, ये वर्ड यूज करते रहते होगे अपनी लाइफ में। तो हिंदी में जिसे आप समझना कहते हो, उसे ही हम शिक्षा शास्त्री भाषा में बोध कह के जो है संबोधित करते हैं। तो जो बोध स्तर टीचिंग होती है, इसे नाम से ही क्लियर है कि बोध स्तर यानी कि जब टीचिंग इस लेवल से कराई जाए कि स्टूडेंट जो है चीज़ों को समझ सके, है ना, चीज़ों को समझ सके और उनमें अपने अकॉर्डिंग भी कुछ जो है मैनिपुलेशन कर सके या अपने विचार प्रस्तुत कर सके, तो उस टीचिंग को बोला जाता है बोध स्तरीय टीचिंग यानी कि टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना। पढ़ लेते हैं। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य पुस्तक को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले, है ना। और
छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो सके, इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है। बोध स्तर का शिक्षण जो है विचारपूर्ण होता है ना, यानी कि इसमें विचारों पर जो है थोड़ा बल दिया जाता है। ठीक है। अब आप ये कैसे समझोगे कि हमारी टीचिंग कैसी थी, बोध स्तर की थी या फिर हमारी टीचिंग आज की जो हमने कराई है वो मेमोरी लेवल की थी। तो उसमें सीधा सी है कि आपने जो भी स्टूडेंट को समझाया है, जो भी आप स्टूडेंट को आपने पढ़ाया है आज, आप अपना टॉपिक जो है ओवर होने के बाद उनसे पूछिए उसके बारे में। अगर आपने सेम टू सेम वही पढ़ाया है और वही स्टूडेंट बता रहा है, उसके अलावा अपना कुछ शब्द अपने उसमें एक भी शब्द जो है या बहुत कम शब्द जो है अपने ओर से ऐड कर पा रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे मेमोरी लेवल टीचिंग। लेकिन अगर स्टूडेंट ने अगर समझ के चीज़ों को अगर समझा है ना, अगर समझ के स्टूडेंट ने चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप जब उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करोगे स्टूडेंट से, तो वो सेम टू सेम वही लैंग्वेज नहीं बोलेगा जो आपने बताई थी, वो जो है उसमें कुछ अपने शब्द ही जो है मिला देगा, नया विचार भी देने की पूरी पूरी संभावना रहती है ना। तो जो बोध स्तर की टीचिंग होती है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होती है, वो मीडियम लेवल टीचिंग मानी जाती है, यानी कि स्मृति स्तर से बेहतर टीचिंग होती है ये वाली। अब अगर बात करें हम चिंतन स्तर की टीचिंग, अगर हम बात करें तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसमें क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए, रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है टीचिंग का, जो चिंतन स्तर होता है, इसको जो है सबसे हाई लेवल टीचिंग मानते हैं। यानी कि अगर ये टीचिंग अगर आप लोगों ने कराई है, तो ऐसा माना जाता है कि स्टूडेंट को दिया हुआ ज्ञान जो है वो अधिक समय तक स्टेबल रहेगा, वो चीज़ों को सीख जाएगा, है ना, चीज़ों को वो जल्दी से सीख जाएगा। तो ये जो है सबसे हाई लेवल टीचिंग मानी जाती है। इसमें होता क्या है, तो जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है, चिंतन स्तर में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ना। शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षक का उद्देश्य अपना कंटेंट देना या अपना कंटेंट रटाना नहीं होता है, बल्कि जो स्टूडेंट होता है उसके चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति को बढ़ाना होता है, उसके अंदर अधिक से अधिक विचार उत्पन्न कराने का प्रयास रहता है शिक्षक का। और इस कंडीशन में होता क्या है, शिक्षक जो है स्टूडेंट को जो है कुछ ना कुछ जो है समस्याएं प्रदान, यानी कुछ ना कुछ क्वेश्चन या कुछ भी प्रदान कर देगा, उस पर जो है स्टूडेंट को जो है काम करने के लिए बोलता है। इस स्तर में जो है छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न होती है और छात्रों को उस पर अपने स्वतंत्र चिंतन करने का समय देता है टीचर, है ना। इस स्थिति में बच्चों को में आलोचनात्मक तथा मौलिक चिंतन उत्पन्न होता है ना। तो मौलिक चिंतन क्या होता है, मौलिक चिंतन वो होता है जो चिंतन सिर्फ आपका है ना, जो विचार सिर्फ आपके हैं, आपके अपने विचार हैं, आपने जिन विचारों को कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ है, उन विचारों को बोलते हैं मौलिक चिंतन बोलते हैं, है ना, वो आपके विचार हैं। तो जो चिंतन स्तर होता है, इस प्रकार के स्तर में क्या होता है, टीचिंग इस प्रकार से कराई जाती है कि स्टूडेंट जो है अपना मैक्सिमम काम जो है खुद ही करता है। एक उसे प्रोजेक्ट या असाइनमेंट हमने दे दिया, जो भी दिया हुआ है उसको वो काम करेगा, और उसके काम जब करेगा तो उसके अंदर अपनी अंदर से काम करने की जब प्रेरणा आएगी, जब अपना उस समस्या का जब समाधान करेगा, तो उस समाधान से कुछ ना कुछ वो नया जरूर सीखेगा। और वो जो नया विचार सीखेगा वही उसका अपना विचार होगा, वही बोला जाएगा और टीचिंग का जो है चिंतन स्तर, है ना। अब ये वाला जो स्तर होता है, बात ये है कि स्तर तीन है, तीनों में से सबसे हाई लेवल का स्तर चिंतन स्तर बोलते भी हैं, और सबसे लो लेवल बोलते हैं मेमोरी लेवल को। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचिंग में सिर्फ और सिर्फ आप चिंतन स्तर ही के ही हमें पढ़ाना चाहिए, तीनों लेवल का अपना अलग अलग यूज है। कहीं कहीं चिंतन स्तर के बारे में बातचीत होती है, उस पर हमें बच्चों को रखना पड़ता है, किसी लेवल हमें रखना पड़ता है बोध स्तर पर, कहीं कहीं रखना पड़ता है हमें जो है स्टूडेंट को मेमोरी लेवल पे भी रखना पड़ता है। जैसे जो छोटी क्लासेज होती हैं, जो नर्सरी क्लासेज होती हैं, तो उसमें अगर आप स्टूडेंट अगर बोध स्तर पे आ जाओगे, तो वो जो है स्टूडेंट सीख नहीं पाएगा, वहाँ स्टार्टिंग होती है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर जब आप डालोगे, तभी तो वो उसे घुमा फिरा के जो है कुछ करेगा ना। जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, आपने स्टार्टिंग से बोध करने को दे दिया, तो वो हो नहीं पाएगा। तो स्टार्टिंग जितना आपका लेवल स्टूडेंट लो होता है, तो स्टार्टिंग हमेशा उसकी जो है स्मृति स्तर से ही करी जाती है। और अगर हम बात करें चिंतन स्तर की, तो चिंतन स्तर की जो टीचिंग होती है, तो उस समय स्टूडेंट जो है अपने हायर क्लासेस में आ चुका होता है। जब वो हायर क्लासेस में आ जाता है, यानी ग्रेजुएशन लेवल का है, 10th 12th में भी यूज होता है, लेकिन इसका जो मेन यूज है वो हायर लेवल टीचिंग में होता है। हायर लेवल टीचिंग में स्टूडेंट जो है अधिक काम करता है, और उसी से जो है उसके अंदर जो है अपने चिंतन, अपने विचार लाने की समझ उत्पन्न होती है। तो हर एक टीचिंग का, हर एक लेवल का अलग अलग जो है स्टैंडर्ड में यूज होता है ना। मीडियम स्टैंडर्ड में वो स्तर चलता है, हाई स्टैंडर्ड में आपका चिंतन स्तर चलता है, लो स्टैंडर्ड जो होते हैं
क्लासेस उनमें आपका चलता है, मेमोरी लेवल चलता है, लेकिन मेमोरी लेवल को जितने जल्दी हो सके उसे कंप्लीट करा के आगे जो है हमें स्टूडेंट को बोध स्तर पर लेकर आना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक टर्म और यूज होता रहेगा आपके शिक्षा शास्त्र में, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, प्रशिक्षण शब्द और यूज होता रहेगा, है ना। तो हमने अभी शिक्षा के बारे में समझ लिया है क्या होता है, शिक्षण के बारे में समझ लिया है क्या होता है, टीचिंग जिसे हम लोग बोलते थे। अब बात करते हैं प्रशिक्षण की, प्रशिक्षण क्या होता है ना। प्रशिक्षण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग बोलते हैं ना, जो आप ट्रेनिंग शब्द यूज करते हो, ट्रेनिंग को ही जो है हिंदी की भाषा में हम लोग प्रशिक्षण कहते हैं, है ना। तो प्रशिक्षण क्या होता है, पहले एक बार पढ़ लें फिर हम समझते हैं इसको। प्रशिक्षण में, प्रशिक्षण किसी कार्य विशेष को संपन्न करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान एवं निपुणताओं में वृद्धि करने का कार्य है ना। ज्ञान तो एक अलग मैटर है, कुल मिला के निपुणताओं में वृद्धि करने का कार्य है। प्रशिक्षण एक अल्पकालीन शैक्षिक प्रक्रिया होती है तथा इसमें एक व्यवस्थित एवं संगठित कार्य प्रणाली उपयोग में लाई जाती है, जिसके द्वारा एक कर्मचारी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए तकनीकी ज्ञान एवं निपुणताओं को सीखता है ना। इस प्रकार कह सकते हैं कि सीखने वाले को कला कौशल एवं व्यवसाय में अभ्यास के द्वारा कुशल बनाने की प्रक्रिया ही प्रशिक्षण है ना, प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण को सामान्यतः कौशलों के विकास की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है और इसीलिए विद्वान इसे जो है क्रियापरक मानते हैं ना, क्रियापरक मानते हैं। ठीक है, ये थोड़ी टफ लैंग्वेज हो गई फिलहाल, अभी कुछ समझ ज़्यादा आया नहीं होगा, है ना। तो देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है शिक्षण और प्रशिक्षण में। शिक्षण वह होता है जिसमें एक जो है टीचर जो होता है आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट करने का प्रयास करता है, आपका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करता है, यानी कि आपका मानसिक विकास भी होगा, फिजिकल विकास भी होगा, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। काफ़ी मतलब जितना भी आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है उसके लिए जो प्रोसेस चलाई जाती है उसे बोला जाता है आपका शिक्षण बोला जाता है। लेकिन प्रशिक्षण की अगर हम बात करेंगे तो प्रशिक्षण होता है क्रियापरक होता है ना, क्रियापरक होता है। क्रियापरक मीन्स ये हो गया है कि आपका जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपको कार्य अपना अलग से अलॉट हुआ है उसको जो है शार्प करता है, ज्ञान के किसी एक पक्ष को ही टच करता है। कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हो, जब आपके फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो उसे आप बोलोगे क्या बोलोगे, प्रशिक्षण बोलोगे, है ना। देखो होता क्या है कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, शिक्षा होती है, शिक्षा के तीन जो है अलग अलग उद्देश्य बताए गए हैं ना, मतलब इसको जो है तीन प्रकार से जो है क्लासीफाई किया गया है। तो जो पहला उद्देश्य बताया है कि शिक्षा आखिर हम आपको क्यों देते हैं, क्यों आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो उसके लिए एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं ब्लूम, है ना। ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी दी थी, ये आप लोग आगे चीजें पढ़ोगे। तो ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी को जो है तीन भागों में बांटा हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा जो है हम इन तीन कार्यों से करते हैं। वो पहला है आपका ज्ञानात्मक, पहला है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, नहीं तो आराम लग रहा है, पहला है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, है ना। ज्ञानात्मक होता है, नहीं लिख पाएगा अभी फिलहाल, छोड़ो आगे चीजें आएंगी। तो ब्लूम ने जो है शिक्षा प्रक्रिया के लिए तीन उद्देश्य निर्धारित किए थे, क्योंकि जो भी कोई शिक्षा प्राप्त करने आता है तो वो इन्हीं किसी ना किसी उद्देश्य से ही आता है। तो वो उद्देश्य तीन प्रकार थे, पहला था ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा था भावात्मक उद्देश्य और तीसरा था आपका क्रियात्मक उद्देश्य, है ना। तो इन तीनों ही उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसे कहते हैं शिक्षण, और उसमें जो होता है उसे कहते हैं शिक्षा, है ना। लेकिन इन तीनों उद्देश्यों में से जो लास्ट वाला उद्देश्य था उनका क्रियात्मक उद्देश्य, है ना, क्रियात्मक उद्देश्य, यानी कि जिसमें आपको अधिक स्किलफुल बनाने के लिए जिसमें काम किया जाता है। क्रियात्मक उद्देश्य का कार्य ये है कि ये आपको आपके क्षेत्र में स्किल्ड बना देता है ना। तो आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसे नाम दे दिया जाता है प्रशिक्षण, नाम दे दिया जाता है ना। और जब ये वाली प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस में थोड़ा जो आपकी इंटेलिजेंसी है, जो आपकी बुद्धि है,
उसके प्रयोग को थोड़ा सीमित कर दिया जाता है कि जब आपको प्रशिक्षण चलता है, जब आपकी ट्रेनिंग चलती है, तो आपको अपनी बुद्धि का बहुत अधिक यूज़ करने के लिए जो है नहीं कहा जाता है। जो आपका ट्रेनर होता है वो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा उनको फॉलो करने के लिए आपको बाध्य रहना पड़ता है। यही बेसिक डिफरेंस है टीचिंग और ट्रेनिंग में, है ना। जैसे कि अगर हम टीचिंग की बात करें तो आप लोग टीचिंग कर रहे हो, अगर हमने आपसे कोई क्रिया करने के लिए बोल दी तो फिर आप लोग एक बार अगर वो क्रिया अगर आप थोड़ी अजीब सी लग रही तो आप लोग एक बार सोचोगे यार हमें ऐसा क्यों करें हम सर, हमसे आप पूछोगे, है ना, हमसे पूछोगे आप लोग। अब जैसे कि सब कुछ छोड़ के केवल हम ये बोल दें कि हम अच्छा खासा पढ़ा रहे, क्लास में सभी आप लोग बैठे हो, हमने किसी एक स्टूडेंट से ऐसे ही बाई डिफॉल्ट बोल दिया ऐसा करो, आप उठो और बाहर जाओ, है ना। तो वो स्टूडेंट जो है एक बार हमसे पूछेगा हम बाहर क्यों जाएं, और पूछने के बाद जो है हो सकता है कि थोड़ा उस पर और भी यहाँ डिस्कशन हो जाए, है ना। तो यहाँ आपने अपनी बुद्धि का यूज किया है, आपके विचार आपने प्रस्तुत किए हैं, तो ये टीचिंग के अंतर्गत आता है ना। लेकिन अगर सपोज करो यही कोई ट्रेनिंग चल रही होती, जैसे कि आजकल जो सबसे अच्छी पॉपुलर ट्रेनिंग होती है वो आर्मी की होती है, डिफेंस की, है ना। और उसमें अगर आपका ट्रेनर अगर आपको बैठा के कुछ बता रहा है, अगर उसने बोल दिया है कि गेट आउट फ्रॉम द रूम, है ना, तो आपको बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी विचार के आपको उस रूम से निकलना ही निकलना है ना। तो वो प्रशिक्षण है, वो ट्रेनिंग है, ठीक है। तो ट्रेनिंग वो है जिसमें आपके क्रियात्मक पक्ष यानी कि आपको स्किल्ड बनाने के लिए, यानी कि अगर आप टीचिंग करना सीख गए हो तो आप टीचिंग को और अधिक इम्प्रूव करने के लिए, अगर आप सेना में भर्ती हुए हो तो आपकी फिजिकल को और अधिक इम्प्रूव करने के लिए, या अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स आपने किया है तो उसमें आपको और अधिक स्किल्ड बनाने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रशिक्षण, बोलते हैं ट्रेनिंग बोलते हैं। और वो आपकी क्रियात्मक डोमेन, जो आपका क्रियात्मक पक्ष होता है पूरा पूरा उसी पर डिपेंड करता है। इसमें आपको बुद्धि का प्रयोग एकदम सीमित रखा जाता है, आप बहुत अधिक बुद्धि का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में जो बेसिक डिफरेंस है, ये एग्जाम पूछे जाते हैं कि बताइए शिक्षण एवं प्रशिक्षण में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस कुछ हमने इसमें 4-5 डिफरेंस दिए हुए हैं आपको। जैसे कि पहला लिखा है कि शिक्षण जो है सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित है, जबकि प्रशिक्षण ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है ना। व्यवहारिक अनुप्रयोग है यानी कि जो भी आपने सीखा है, जो भी सीखना है, सीखना आपका आता है पूरी तरीके से शिक्षण के अंतर्गत आता है, उसमें आप चीज़ों के बारे में समझेंगे सीखेंगे। लेकिन जब जो भी आपने सीखा है उसमें से जब आप किसी एक स्ट्रीम में अपने आप को स्किल्ड बनाएंगे, है ना, तो उसका जब आप उसके लिए जो आपकी क्रिया होगी उसे नाम दे दिया जाएगा, प्रशिक्षण दे दिया जाएगा नाम, है ना, जो कि आपकी प्रैक्टिकली होती है। अगला है शिक्षण से प्राप्त ज्ञान विशिष्ट होता है। शिक्षण से प्राप्त ज्ञान विशिष्ट होता है। अब बात ये, ज्ञान देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य ज्ञान, एक होता है विशिष्ट ज्ञान, है ना। तो सामान्य ज्ञान वो होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो, जो लिमिटलेस होता है, यानी कि जितना भी ज्ञान इसमें भरा पड़ा है उसके बारे में आप जितना अधिक जान लो वो बोला जाता है आपका सामान्य ज्ञान, ठीक है। लेकिन अगर हम विशिष्ट ज्ञान की बात करेंगे तो जितने भी ज्ञान के क्षेत्र हैं उनमें से किसी एक के बारे में जब आप केवल पढ़ाई करोगे तो उसे बोला जाएगा विशिष्ट नॉलेज, यानी कि आप स्पेसिफिक नॉलेज जो है गेन करने का प्रयास कर रहे हो, है ना। तो जब हमारी टीचिंग होती है तो टीचिंग में अ, एक निश्चित स्टैंडर्ड होने के बाद आपका ज्ञान विशिष्ट कर दिया जाता है, यानी कि जब आप 9th-10th में एडमिशन 11th-12th में लेते हो तो आपको एक स्ट्रीम पकड़ा दी जाती है कि आप किसमें साइंस में जाना है या आर्ट में जाना है या कॉमर्स में जाना है, एग्रीकल्चर किस में जाना है, केवल आप वही पढ़ोगे। यानी कि टीचिंग में भी आपको ज्ञान वही दिया जाता है जो आप पढ़ने के इच्छुक हैं, आपको कभी भी पूर्ण ज्ञान देने का प्रयास नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम प्रशिक्षण की बात करें तो प्रशिक्षण जो है उसके जो आपको विशिष्ट ज्ञान आपने प्राप्त किया है शिक्षण से, उससे भी अधिक विशिष्ट होता है ना, उससे भी अधिक विशिष्ट होता है आपका कौन सा प्रशिक्षण होता है ना। अब जैसे कि सपोज करो किसी ने अपनी टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत एक सब्जेक्ट आईसीटी होता है आपके भी सिलेबस में है, उसके बारे में आपने ज्ञान प्राप्त किया है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना, या मान लो आप कंप्यूटर के बारे में आपने कहीं टीचिंग अपनी कहीं स्टार्ट करी है, आप कंप्यूटर के बारे में ज्ञान लेने कहीं जा रहे हो, आप बीसीए एमसीए सपोज करो कर रहे हो तो आप उसका ज्ञान ले रहे हो, तो केवल आपको वो ज्ञान मिल रहा है, जबकि दुनिया में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, केवल आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो, यानी कि ये आपका विशिष्ट ज्ञान है, आप टीचिंग अभी कर रहे हो। लेकिन वो सब पढ़ने के बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो तो वो पूछता है ये बताइए आपकी स्किल्ड क्या है, आप किस क्षेत्र में जो है आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप बताते हो कि सर हमारी जो है जो आपकी लैंग्वेजेस होती हैं ट्रिपल सी जावा, ये मतलब इनमें से किसी एक के बारे में बता दो ये हमारी अच्छी है, हम इस पे काम करेंगे। तो केवल अब जब
ये सब हो गया, जब आपका कंपनी जब सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद सपोज करो इतनी जो लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की, उसमें केवल आपने जावा का नाम लिया है, तो अब वहाँ उस कंप्यूटर जो पूरा सब्जेक्ट था वो अपने आप स्पेसिफिक था। अब उस पूरे सब्जेक्ट के बाद भी सिर्फ और सिर्फ आपको उसका एक छोटा सा पॉइंट जो है जावा, केवल इसके बारे में वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें आप और अधिक स्किल्ड कैसे बने, कैसे इससे अपना काम और अच्छे से करें, है ना। तो ये क्या है, वो जो कंप्यूटर बड़ा सब्जेक्ट था उसके अंदर भी आ गया, यानी कि ये और भी अधिक स्पेसिफिक हो गया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि जो प्रशिक्षण होता है वो और भी अधिक स्पेसिफिक होता है, और शिक्षण जो है थोड़ा प्रशिक्षण की अपेक्षा में अधिक स्पेसिफिक, थोड़ा कम स्पेसिफिक होता है ना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण नए ज्ञान को शिक्षण जो होता है वो नए ज्ञान को प्रदान करने की तलाश करता है ना। शिक्षण का काम क्या होता है कि आपको नया ज्ञान प्रदान किया जाए, है ना कुछ ऐसा जो आपने अभी तक नहीं सीखा है उसके बारे में आपको शिक्षण में सिखाया जाता है। जबकि प्रशिक्षण एक विशिष्ट कौशल को विकसित करता है, यानी कि जो आप सीख चुके हो, लगभग ऊपर वाली बात है, यानी कि जो आप सीख चुके हो उसको और भी अधिक डेवलप करने के लिए जो है प्रशिक्षण का यूज होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो लिखा है शिक्षण आमतौर पर शैक्षणिक दुनिया के संदर्भ में है, जबकि प्रशिक्षण जो है व्यावसायिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। एकदम सही बात है, प्रशिक्षण आप तभी करते हो जब आप किसी व्यवसाय में जाने की सोचते हो, या किसी व्यवसाय में आप जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तभी आपकी ट्रेनिंग चालू होती है। उससे पहले जो आप ज्ञान गेन करते रहते हो, पहले जो भी आप नॉलेज गेन करते हो वो तो आपकी जो है टीचिंग कही जाती है ना। अगली बात ये थोड़ा प्रमुख है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के तीनों पक्षों का विकास करना होता है। तीनों पक्षों को, वही जो भी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था, शिक्षण लिख लो, बल्कि यहाँ शिक्षा लिख गया है। शिक्षण लगभग तीनों उद्देश्य तीनों ही आते हैं दोनों में। तो वही जो भी हमने तीन उद्देश्य आपको बताए थे, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, ठीक है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होते हैं वो संबंधित होते हैं आपके ब्रेन से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं उन्हें ज्ञानात्मक उद्देश्य बोलते हैं। आपके हृदय संबंधित जो उद्देश्य होते हैं उन्हें भावात्मक उद्देश्य बोलते हैं। और आपके फिजिकल से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक उद्देश्य बोलते हैं, ठीक है। तो जो शिक्षा होता है वो आपके इन तीनों प्रकार के उद्देश्यों का जो है विकास करने का कार्य करता ही है शिक्षण, है ना। जबकि जो प्रशिक्षण होता है ये इन तीनों में से जो क्रियात्मक पक्ष है, आपका जो क्रियात्मक उद्देश्य है, इसको पूर्ण करने के लिए जो है इसमें प्रयास किए जाते हैं, इसमें जो है अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है आपका, है ना। तो ये प्रशिक्षण है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आपके लिए जो कि लगभग उसी से मिलता जुलता है शिक्षण से ही, निर्देशन या अनुदेशन, है ना। निर्देशन या अनुदेशन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं ना। इंस्ट्रक्शंस, है ना, इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं हिंदी में निर्देशन या अनुदेशन। अब निर्देशन या अनुदेशन क्या होता है, तो निर्देशन का अर्थ होता है अध्यापन द्वारा पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के मस्तिष्क में निश्चित विषयों का ज्ञान भरना, है ना, मस्तिष्क में निश्चित विषयों का ज्ञान भरना। इस प्रकार निर्देशन का संबंध केवल मानसिक विकास से है, जो विकास का केवल एक पहलू होता है ना, केवल पहलू होता है एक, उसे बोलते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास संबंधित है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, देखिए जो शिक्षण है वो एक पूरी प्रोसेस है, उसमें तो आपके हर एक पक्ष पे जो है ध्यान दिया जाता है आपको, आपके तीनों पक्षों पर ध्यान दिया, तीनों भाग पढ़ाई कराई जाती है। पढ़ाई के साथ साथ उसमें और भी चीजें इंक्लूड होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें अब अनुदेशन की बात करें, या हम निर्देशन की बात करें, इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इनमें क्या होता है, जब शिक्षण आपका इस प्रकार से हो, मतलब शिक्षण ही होगा अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो टीचिंग ही बोली जाएगी। और जब आप वो अपनी टीचिंग इस प्रकार से करें कि अपना एक टारगेट बना के ले जाएं, और स्टूडेंट को जो है आज हमें ये कराना ही कराना है, ये हमें केवल इतना ही, केवल ज्ञान ही देना, स्टूडेंट ज्ञान देने के अलावा और जो अदर वर्क हैं वो हमें स्टूडेंट से नहीं कराने हैं, तो उसे बोल दिया जाता है अनुदेशन या निर्देशन, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑटोक्रेटिक टीचिंग के अंतर्गत आ गया। अभी ऑटोक्रेटिक टीचिंग में भी हमने कुछ ऐसा ही बताया हुआ था, लेकिन उसमें ये है कि हमें बच्चों के विचार नहीं लेने हैं। टीचर जो अपना सोच गया है वो कराएगा, वो आपको पढ़ाए भी सकता है, पढ़ाने के अलावा अलावा आप प्रैक्टिकल वर्क भी करा सकता है, आपसे एक्टिविटीज भी करा सकता है, आप उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब हम अनुदेशन की बात करेंगे तो अनुदेशन में सिर्फ और सिर्फ उस पूरे के अंतर्गत केवल और केवल आप पढ़ने वाला कार्य आएगा, है ना। जब टीचर आपको इस प्रकार से केवल और केवल पढ़ाए कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और इस पढ़ने में
आपको हमारा सब्जेक्ट अच्छे से जो है पता होना चाहिए, आप उसकी जानकारी होनी चाहिए। जब इस प्रकार से आप कोई ज्ञान प्रदान करे तो उसे हम लोग बोलेंगे निर्देशन या अनुदेशन बोलेंगे। ठीक है, तो वो आपकी शिक्षण की वो शाखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मानसिक विकास किया जाता है, यानी कि जो शिक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ ज्ञानात्मक उद्देश्य पर कार्य किया जाता है। जब, है ना, ज्ञानात्मक उद्देश्य आपको मानसिक रूप से डेवलप कर रहा है, यानी कि आपका ब्रेन कहीं ना कहीं फास्ट हो रहा है, यानी कि वो ज्ञानात्मक उद्देश्य पर भी लगा हुआ है। जब केवल आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य पर कार्य किया जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे अनुदेशन बोलेंगे, या फिर हम उसको निर्देशन बोल देंगे। तो निर्देशन का उद्देश्य बालक को स्कूल तथा कॉलेज की परीक्षा में पास कराना होता है ना। निर्देशन केवल इतना ही है कि स्टूडेंट जो है पास हो जाएगा, बाकी उसे अपने सराउंडिंग्स की, अपनी सोशल की बहुत अच्छी जानकारी नहीं हो पाएगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे निर्देशन बोलेंगे, है ना। आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, पढ़ने में तो बहुत शार्प रहते हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर भी भेज दो तो पता लगे बाहर भी उनके साथ ही जाना पड़ेगा। वो बच्चा इंटर में पढ़ रहा है, क्लास में फर्स्ट डिवीजन लेके आ रहा है, बहुत शार्प है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप उसे बोल दो बेटा जाओ जरा आज वहाँ चले जाना गुमटी, तो पता लगे वहाँ भी वो अकेला ना जा पाए, वहाँ भी उसे साथ ही लेके जाना पड़े आपको, है ना। तो जब ये वाली कंडीशंस आ जाती हैं तो इसमें ऐसा समझा जाता है कि उस बच्चा, उस स्टूडेंट का शिक्षण कार्य ना होके उसका अनुदेशन, उसको निर्देशन दिया गया है, उसी इसीलिए उसमें जो है केवल उसका मानसिक विकास हुआ है, जबकि भावात्मक विकास और क्रियात्मक विकास बहुत अधिक नहीं हो पाया है ना। तो ये अनुदेशन है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा एवं अनुदेशन या निर्देशन में अंतर ये भी पूछा जाता है पेपर में, समय कम बचा है, पढ़ते हैं इसको जल्दी से। शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है, बता चुके हैं आपका, शिक्षा एक बहुत व्यापक अवधारणा है जिनमें तीनों जो है आपके उद्देश्य शामिल किए जाते हैं, जबकि निर्देशन एक संकुचित अवधारणा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी स्कूलिंग करी जाती है ना, केवल आपको पढ़ाया जाता है। शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में सहायक होती है, यानी शिक्षा जो होती है आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है, जबकि जो आपका निर्देशन होता है वो सिर्फ ज्ञान प्रदान करने तक सीमित होता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ आप जो है परीक्षाएं पास कर सकते हैं, है ना। अगला, शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जबकि निर्देशन एक कृत्रिम प्रक्रिया है। निर्देशन एक कृत्रिम प्रक्रिया है क्योंकि इसमें ज्ञान को आरोपित किया जाता है, यानी शिक्षा जब आप लोग, जब शिक्षण होता है आपका, जब आप शिक्षा प्राप्त करते हो तो उस समय क्या होता है कि आपकी जो है इंटरेस्ट, इनको सबको भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन जब अनुदेशन या जब निर्देशन होता है, जब आप इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो सीधे वो डायरेक्टली आ जाते हैं, उसमें आपकी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला है, शिक्षा के अंतर्गत बालक का स्थान मुख्य होता है, जब क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित होती है, जबकि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके होते हैं अध्यापक केंद्रित होते हैं ना। तो जो आपकी शिक्षण प्रोसेस है, जो शिक्षा वाला कार्य है, उसमें शिक्षा में जो मुख्य स्थान होता है वो बालक को होता है, पूरी तरीके से बालक की आवश्यकता के अनुसार जो है उसे शिक्षा प्रदान कराई जाती है, जबकि निर्देशन में जो है शिक्षा आपके अकॉर्डिंग प्रदान कराई जाती है। शिक्षा का उद्देश्य बालक के तीनों पक्षों का, ये तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का विकास करना है, जबकि निर्देशन के अंतर्गत केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है ना। तो ये इन तीनों बेसिक डिफरेंस है। तो इसी के साथ जो है हमारा बीएड का फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन का फर्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। आगे हम अगला लेसन जो है अपने अगले सेशन में जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।